जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है और सब बच्चों के लिए मेरी तरफ से इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि हमारा बैच चल रहा था इंग्लिश स्पेशल 0.1 का, तो आज हम शुरुआत जो कर रहे थे, जो हमारा पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बताया था आपको कि सेंटेंस क्या है। यहाँ पर मैं एक बार और रिवाइज करा दूँ आपको, क्योंकि उससे पहले चल जाएगा पता आपको कि इसमें क्या चीज़ ऐड होनी है और आगे क्या पढ़ाना है, क्योंकि पहले आपको पीछे का पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने सेंटेंस। सेंटेंस का मैंने मतलब बताया था क्या है, वाक्य। क्या बताया था, वाक्य बताया था। अब मैंने इसकी परिभाषा लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी, उसे भी आप अपनी नोटबुक में अगर आपने पढ़ा होगा, आपने नोट किया होगा तो पता होगा उसमें क्या लिखा था। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता है, उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। यही बात मैंने पहले लिखवाई थी, जो हमारे लास्ट था उसमें लिखवाया था मैंने कि बेटा सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस मैंने कहा शब्दों का समूह जिसका एक अर्थ होता है। क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ये सर परिभाषा आपने लिखवाई थी, लेकिन एक इसका एग्जाम्पल और कर लीजिए, जो कि आपको पिछली क्लास को जोड़ने में आसानी हो जाएगी। इसके आगे अभी क्या होना है वो मैं बताता हूँ आपको, फिलहाल अभी इसको नोटिस कीजिए। राम इज गुड बॉय। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, शब्दों का एक ऐसा समूह। देखो, ये शब्दों का एक ऐसा समूह। तो बताओ, राम, RAM, राम मैंने बताया था वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, मैंने पीछे बता चुका हूँ। लेकिन देखो, RAM, राम, राम जो लिखा बताओ एक शब्द है। इज अपना आप में एक शब्द है। ए प्रॉपर एक अपना एक मीनिंग देता है, इसलिए ये भी एक शब्द है अपना आप में। और इसके बाद गुड भी एक शब्द है और इसके बाद बॉय भी एक शब्द है। तो मैंने क्या कहा, शब्दों का समूह जिसका एक अर्थ होता है, मतलब जिसकी एक मीनिंग निकलती है, वही क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर राम इज ए गुड बॉय। तो मतलब क्या हुआ इसका, राम एक अच्छा लड़का है। अब बताओ, इसका मीनिंग निकलता है तो ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा। अब एक और बात ध्यान रखना कि मैंने इसका अपोजिट बताया था, क्या इस तरीके से बताया था। अब देखो ध्यान से, इज राम गुड बॉय ए, मतलब क्या है, इसकी मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है। देखो, इसका मतलब कुछ और होगा, राम का मतलब कुछ और होगा, गुड का मतलब कुछ है। देखो, शब्दों का समूह तो है, शब्दों का ग्रुप तो है, लेकिन क्या है कि इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो ये हमारे पिछली क्लास का रिवीजन था, कि जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था उस क्लास को आपने अटैच कर लिया होगा। अब जो हमें पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। अभी हमारी जो क्लास चल रही है बेसिक चल रही है बिल्कुल, और इसी बेसिक क्लास को लेकर हम आगे तक चलेंगे कि बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो आप इसे रफ कर लीजिए पहले, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास का रिवीजन आपने कर लिया है कि हमें किस तरीके से इस क्लास को अटैच करना। आज जो हमें पढ़ना है बेसिक क्लास है, और बेसिक क्लास में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं इनको देखते हैं हम। यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे, इधर आप मेरी तरीके से डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसके बाद होता है प्रेडिकेट। क्या होता है, एक प्रेडिकेट, इसका मतलब होता है विधेय। अब ये सर दो चीजें होती क्या है, इन्हें पहले ध्यान से समझ लीजिए। मैं तो इसके आगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये समझ लीजिए, इसकी एक परिभाषा तरीके से लिख लीजिए कि डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है
उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या हुआ कि वाक्य का वह भाग जिसके विषय में या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। क्लियर हुआ? वाक्य का वह भाग जिसे जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट कहते हैं। इसे एक एग्जांपल के तरीके से समझेंगे। कैसे? यहाँ पर समझेंगे, मोहन इज ए फार्मर। ध्यान से समझेंगे मैंने क्या कहा। ये एक सेंटेंस है, हिंदी में से इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो मैंने कहा वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर बताइए, सेंटेंस है और सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पहले हिंदी लिख लीजिए, मोहन एक किसान है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? मोहन एक किसान है। तो बताओ यहाँ पर मोहन क्या हुआ? मोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि किसके बारे में, इस वाक्य के अंदर क्या बताया जा रहा है? मोहन के बारे में बताया जा रहा है। जिसके बारे में बताया जाता है, यहाँ क्या कहा मैंने? वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो मोहन क्या हुआ? किसके बारे में कहा जा रहा है बताइए? मोहन क्या हुआ? इंग्लिश में सब्जेक्ट हो गया और हिंदी में कर्ता हो गया। समझ में आया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? बताओ। इसके बाद दूसरी बात मैंने कही कि वाक्य का वह भाग, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो वाक्य में बताया गया मोहन के बारे में जो बात बताई जा रही थी वो क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और बाकी जो बचा, क्या बचा? उसके बारे में क्या बताया जा रहा था? क्या बताया जा रहा था? बताइए। वह एक किसान है। तो वह किसान, सॉरी, एक किसान है। तो ये किसान क्या हुआ हमारा? ये विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय हो गया। मतलब क्या हो गया? ये वाला बाकी जो पोर्शन बचा इंग्लिश में, ये प्रेडिकेट हो गया। ये प्रेडिकेट हो गया। तो समझ में आया आपको कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या अंतर है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, जो सब्जेक्ट के विषय में कहा जाए, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उस सेंटेंस को आप बताइए करके कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें एक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए 2-3 क्वेश्चन की या 2-3 को सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको बताना है। ये 3 सेंटेंस है, 3 क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो इनमें से बताना है बेटा आपको कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताइए जल्दी से देख के, अपनी कॉपी में नोट कीजिए इन तीनों सेंटेंस को। उसके बाद बताइए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या अंतर है। ये मैंने बता दिया आपको। तो सबसे पहले ये बताइए कि सेंटेंस है, अशोक इज ए गुड फार्मर। अशोक एक अच्छा किसान है। तो बताओ यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पर अशोक के बारे में बताया जा रहा है। तो अशोक क्या हो गया हमारा? अशोक हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो बचा, क्या बताया जा रहा है? इज ए गुड फार्मर, अच्छा किसान। तो अच्छा किसान कौन है? अशोक है। तो अशोक के बारे में जो बात बताई जा रही है, अशोक के बारे में जो बात बताई जा रही है, वो क्या हो गई हमारी? वो प्रेडिकेट हो गई। तो क्लियर हुआ आपका ये? इसके बाद सेकंड वाले में बताइए जल्दी से, नोट करके कमेंट करके बताइए जल्दी से कि सेकंड वाले में क्या है। सेकंड वाले में रानी इज ए बेस्ट सिंगर। तो रानी एक अच्छी गायिका है। तो इसकी बताओ, यहाँ पर सब किसके बारे में बात बताई जा रही है? रानी के बारे में। तो रानी क्या हुआ? रानी सब्जेक्ट हुआ। तो रानी क्या हो गया? रानी सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो बचा क्या हो गया बेटाओ? किसके बारे में बताया जा रहा है? रानी के बारे में। क्या बताया जा रहा है? कि बेस्ट सिंगर है। तो रानी क्या हो गई? जो उसके बारे में बताया जा रहा है वो हो गया प्रेडिकेट। इसके बाद नीचे वाले में बताइए। नीचे वाले में तो आप बता दो कि बहुत ईजी है। ईजी क्या है इसमें? देखो, राधिका इज ए हॉनेस्ट गर्ल। राधिका एक सच्ची या ईमानदार लड़की है। तो राधिका क्या है? राधिका के बारे में बताया जा रहा है सेंटेंस में। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो बचा, क्या बचा बाकी? इज ए हॉनेस्ट गर्ल। तो ये हमारा क्या हो गया? ये
प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली है कि यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या अंतर है और किस तरीके से करना है। तो इसे नोट कर लीजिए एक बार जिसने नहीं किया है। तो अभी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर कर लिया है, अभी मैंने प्रैक्टिस भी करा दी है। इसके बाद अब जो हम पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ये बेसिक में चल रहा है बेटा, अभी अभी कोई स्पेशल क्लास नहीं चल रहा है, सिर्फ बेसिक कराया जा रहा है आपको। यहाँ पर ऐड कर लीजिए आप, ये नंबर मान लीजिए कुछ नॉर्मली, चलो नंबर 2 मान लेते हैं इसको, पहला नंबर हमारा वो था। यहाँ पर मान लीजिए प्रीफिक्स, क्या है बेटा, प्रीफिक्स, बताइए इसकी हिंदी क्या है। अगर मैं हिंदी में लिख दूंगा तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सर प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं आप, तो प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग होता है। अब सर ये उपसर्ग क्या होता है, अगर बेटा आपने हिंदी ठीक से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारा मूल शब्द होता है, क्या होता है बेटा, मूल मतलब जो हमारा रूट वर्ड होता है उसके आगे जुड़कर, ठीक है, उसके आगे जुड़कर क्या होता है, हम मूल शब्द के आगे जुड़कर, रुक जाओ एक मिनट लिख लीजिए, मूल शब्द के आगे जुड़कर, ठीक है, क्या बनता है, क्या बनता है बताइए, प्रीफिक्स बनता है। कैसे सर, इसमें शब्द जो होते हैं मतलब क्या क्या होगा शब्द इसमें देख लीजिए, जो मतलब ऐड होंगे इसमें, जैसे em, इसमें लिख लीजिए डिस, इसके बाद लिख लीजिए un, मतलब अन करके इस्तेमाल करते हैं हम इसका, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये शब्द कैसे इस्तेमाल करेंगे हम शब्दों में, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा पावर, ये मैंने पावर एक शब्द लिखा, तो बताइए इसका पिछला हिस्सा ये वाला होता है, ये पीछे का हिस्सा होता है, और इसके अगला वाला हिस्सा क्या होता है, ये होता है। तो मैंने क्या कहा, मूल शब्द के आगे जुड़कर, मतलब ये हमारा पावर एक मूल शब्द मतलब एक रूट वर्ड है, और इसके पहले क्या जुड़ जाएगा, इसके पहले जो जुड़ेंगे वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ em। तो बताइए em जुड़ने से बताइए क्या हो गया, यहाँ पर em जुड़ने से हो गया इम पावर, क्या हो गया, इम्पावर। तो मतलब ये वाला जो em जुड़ा है, ये em जो जुड़ा है यही क्या कहलाता है हमारा, यही हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। क्लियर हुआ है आपका। एक और है, अगर ऐड कर लेते हैं आपकी इच्छा अनुसार, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हॉनेस्ट, मैंने क्या लिखा, हॉनेस्ट। तो हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ये हमारा एक मूल शब्द है, मतलब एक रूट वर्ड है, और इसके पहले हमने कुछ ऐड कर दिया, मतलब डिस ऐड कर दिया। तो डिस होनेस्ट, तो इसका जो मूल शब्द बना, क्या बना, वो नया शब्द जो बना वो बना डिस होनेस्ट। क्या बन गया, डिस होनेस्ट बन गया। तो बताइए यहाँ पर ये वाला जो डिस है, ये डिस क्या है हमारा, डिस है हमारा प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्यों है, क्योंकि ये मूल शब्द के आगे जुड़ गया, तो हमारा क्या कहलाता है बेटा, ये वो प्रीफिक्स कहलाता है। और प्रीफिक्स आने से क्या हो गया, इसका अर्थ भी बदल जाता है, इसकी मीनिंग बदल जाती है। बताओ, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, लेकिन इसके पहले डिस लग गया तो क्या बन गया, बेईमान बन गया। क्लियर हुआ, डिस ऑनेस्ट। अब जैसे यहाँ पर लिखा है हमारा, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा हैप्पी, मैंने क्या लिखा, हैप्पी, लेकिन इसके पहले मैं क्या लिख दूं, यू एन लिख दूं, तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो हो गया अनहैप्पी हो गया। तो बताइए ये अन क्या है, अन हमारा क्या है, अन हमारा प्रीफिक्स है। क्या है, प्रीफिक्स है। तो क्लियर हुआ आपको, प्रीफिक्स क्या कहता है, प्रीफिक्स क्या कहलाता है, जो शब्दों के आगे जुड़ता है, जो मूल शब्द होते हैं उन शब्दों के आगे जो जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रीफिक्स कहलाते हैं। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सफिक्स पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सफिक्स। तो प्रीफिक्स कंप्लीट कर लिया है हमने, अब जो पढ़ेंगे हम नंबर 3 पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सफिक्स। क्या पढ़ेंगे अब, सफिक्स पढ़ेंगे, सफिक्स। अब बताइए सफिक्स का मतलब क्या होता है, बताइए सफिक्स का मतलब, कुछ दिमाग में आ रहा हो तो सफिक्स, दिमाग में आ रहा है नहीं बेटा, अरे आएगा, कैसे नहीं आएगा। इसका मतलब होता है प्रत्यय। क्या होता है, प्रत्यय होता है। अब बताइए प्रत्यय किसे कहते हैं, बेटा जिसने हिंदी पढ़ी होगी और यूपी वाले बच्चे 80% इसे बता देंगे प्रीफिक्स है। और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है बेटे मूल शब्द के बाद में जो जुड़ता है। क्या, मूल शब्द का मतलब होता है रूट वर्ड, ठीक है, मूल शब्द के बाद में जुड़कर, बस इतनी बात लेंगे शॉर्ट में, बस अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ना कि हमें को कॉपी भरनी है। मूल शब्द के बाद में जो जुड़ता है क्या कहलाता है बेटे, वो सफिक्स कहलाता है या
प्रत्यय कहलाता है। अब इसमें कौन कौन शब्द होते हैं, इसमें तो बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर लूं, ये एज हो जाएगा, एज के बाद हो जाएगा आईएनजी, और इसके बाद ईडी हो जाएगा, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे हम ऐड कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा सिप, हो जाएगा, सिप भी लगाते हैं नहीं हम, तो इन्हीं पे मैं अप्लाई करता हूँ इसे, ठीक है। ये शब्द होते हैं, इन शब्दों को हम कहाँ जोड़ेंगे, मतलब ये हमारे सफिक्स होते हैं, और सफिक्स कहाँ जोड़ेंगे, कोई मूल शब्द होगा उस शब्द के बाद में जोड़ेंगे। जैसे मैं अब यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा LANGU, लंग लिखा मैंने, लंग लिखा, और इसके बाद मैंने क्या जोड़ दिया, AGE, एज। तो क्या बन गया बताइए, क्या बन गया, लैंग्वेज बन गया। तो ये हमारा क्या है, ये रूट वर्ड है, मतलब सफिक्स, ये रूट वर्ड है मतलब मूल शब्द है, और इसके बाद में क्या जोड़ा हमने, एज जोड़ा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये सफिक्स हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीडिंग, READ, रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना होता है, लेकिन इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, ING जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे, रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो ये ING शब्द क्या है, ING जो जुड़ा है ये क्या कहलाता है, हमारा सफिक्स कहलाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लव, अब लव में मैंने क्या जोड़ दिया, ईडी जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, लव्ड हो गया। तो ठीक है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ईडी जोड़ दिया। तो जहां पर ध्यान रखना कि सर यहाँ दो ईडी हो जाएंगी, तो बेटा यहाँ पर लव में ये रूट वर्ड है, इसमें ईडी जोड़कर हम सिंगल ही बार, एक ही बार लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखना, ये वाला शब्द जो है सिप, अब यहाँ पर लिखा मैंने FRIEND, फ्रेंड, और इसमें मैंने जोड़ दिया SHIP, सिप। तो क्या हो गया बताइए, फ्रेंडशिप हो गया। तो शिप क्या हो गया हमारा, ये सफिक्स हो गया। तो मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि सफिक्स किसे कहते हैं। तो शब्दों के बाद में जो जुड़ता है वो ये कहलाता है हमारा सफिक्स कहलाता है, या मूल शब्द के बाद में जो जुड़ता है वो सफिक्स कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेबल। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल के बारे में पढ़ेंगे। अब नंबर 4 जो पढ़ेंगे बेटे, बेसिक में क्या पढ़ेंगे, सिलेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिलेबल। क्या पढ़ेंगे, सिलेबल पढ़ेंगे। अभी सर सिलेबल क्या होता है, अरे ये तो बहुत गजब चीज है बेटा। जिस बच्चे से इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों, ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। इसकी हिंदी लिख लीजिए पहले बेटा, शब्दांश। क्या है इसकी हिंदी, शब्दांश है। अब शब्दांश क्या होता है, ये शब्द का एक भाग जो होता है, ठीक है, शब्द का जो एक भाग होता है जो एक बार में पढ़ा जाता है, क्या कहलाता है, सिलेबल कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर, मैं पहले लिख दूं उसकी परिभाषा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। शब्द का वह भाग जो एक बार में पढ़ा जाता है उसे शब्दांश कहते हैं। शब्द का वह भाग जो एक बार में पढ़ा जाता है क्या कहलाता है, सिलेबल कहलाता है। अब कैसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो एग्जाम्पल लिख लीजिए, MONDAY, क्या लिखा मैंने, मंडे लिखा। लेकिन जिस बच्चे से डायरेक्ट मंडे पढ़ना नहीं आता तो वो किस तरीके से करेगा, तो ये पूरा एक शब्द है, ये पूरा एक शब्द है, लेकिन मैंने कहा शब्द का वह भाग जो एक बार में पढ़ा जाता है। कैसे, देखो मन, क्या पढ़ेगा, MON मन, फिर क्या पढ़ेंगे, DAY डे, तो मंडे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इस शब्द को क्या कर लिया, सिलेबल कर लिया। किसके लिए, आसानी के लिए, क्योंकि हमें जो वर्ड होते हैं बड़े बड़े उनको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो हम उसे क्या कर लेते हैं, सिलेबल कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और वर्ड लिखता हूँ, जैसे यस और TER, टर, DAY डे, यस्टरडे। तो पहले हम किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे यस, ये एक हो गया, उसके बाद टर, फिर उसके बाद डे, तो मिलाकर क्या हुआ, यस्टरडे। तो मतलब क्या हुआ कि इस शब्द का हमने क्या कर लिया, इस शब्द का हमने एक सिलेबल कर लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ WON वन, फिर इसके बाद DER डर, इसके बाद FUL फुल, तो क्या हो गया, वंडरफुल। तो देखा यहाँ पर हमने, पहले जो हम पढ़ रहा है एक शब्द पूरा है वंडरफुल। जिस बच्चे से पढ़ना नहीं आता है तो वो क्या करता है, सिलेबल करता है, मतलब एक तरीके से जो हिजो करके पढ़ते हैं नहीं उर्दू लैंग्वेज में, उसी तरीके से। तो यहाँ पर वन अलग पढ़ेगा, डर अलग पढ़ेगा, फुल अलग पढ़ेगा, तो क्या हो गया, वंडरफुल। जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था यस प्लस टर, उसके बाद डे, तो यस्टरडे। तो मतलब ये हुआ कि हम शब्द को क्या करते हैं, टुकड़ों में कर करके जो पढ़ते हैं, एक बार में
वो क्या कहलाता है, हमारा सिलेबल कहलाता है। अब इस तरीके से हमारा जो बेसिक था वो क्लियर हो चुका है, जो बच्चों के समझ में आ रहा होगा कि हमने अभी तक क्या करा था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो काइंड ऑफ सेंटेंस होगी कि सेंटेंस के प्रकार कितने हैं। सर अभी तो आपने पढ़ाए थे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ाया था बेटे, वो मैंने पार्ट सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, ठीक है, उस तरीके से पढ़ाया था। अब सेंटेंस के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पर हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो काइंड ऑफ सेंटेंस को लेकर होगी कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। इज दैट क्लियर?